हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर लर्निंग हेल्पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन का टॉपिक द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। अब मैं आपको इस टॉपिक को समझाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पूरे चैप्टर का, जिसमें हमने जाना था कि हम आगे आगे क्या करने वाले हैं। तो उसी का ये एक पार्ट है ये वीडियो। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको अपना सिविक्स का चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया जो चैप्टर है वो उसे अगर कंप्लीट करना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर मैंने सिविक्स नाम की प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर क्लिक कर कर आप सारी फॉर्मेट में सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल। द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर, इसमें कौन से एम्पायर की बात की जा रही है? इसमें बात करी जा रही है मुग़ल एम्पायर की। और लेटर मुगल्स कौन हैं? जो औरंगज़ेब के जो बाद के जितने भी एम्परर होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेटर मुगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In chapter 4, you have saw how the Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises toward the closing year of the 17th century. इसका मतलब है कि चैप्टर 4 में आपने देखा था कि मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल एम्पायर अपनी सफलता की ऊंचाई किस प्रकार पहुंचा था। हमने चैप्टर 4 जो मुग़ल एम्पायर चैप्टर था उसमें हमने ये देखा था कि जो मुग़ल साम्राज्य है वो अपनी ऊंचाइयों का एकदम ऐसा था, बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुका था। और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम में जब औरंगज़ेब मरा, उसके अंतिम में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। 17th सेंचुरी में जब वो डिक्लाइन होने लगा तो उसके सामने कैसे कैसे तरीके के संकट खड़े होने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। जो जितने भी संकट आ रहे थे वो बहुत कारणों से हुआ। बादशाह औरंगज़ेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। ज़्यादातर मराठाओं से लड़ते हुए जब औरंगज़ेब दक्कन माने ये जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, महाराष्ट्र साइड वाला पार्ट है, वहाँ लड़ते हुए जो औरंगज़ेब था उसने ऊपर का जितना एरिया था वहाँ छोड़ दिया सबको, है ना, और नीचे अपनी पूरी जी जान से लड़ने लगा। किनसे? मराठाओं से। और वहाँ उसने बहुत सारा सैन्य और वित्तीय संसाधन माने अपने आर्म्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितने भी थे वहाँ बहुत सारे खर्च कर दिए। औरंगज़ेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में, मतलब जब उत्तराधिकारियों के सक्सेसर माने उनके उत्तराधिकारी जो उनके बाद राज्य को संभालेंगे, उनके शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। माने जब उनका शासनकाल आया, किनका? औरंगज़ेब के उत्तराधिकारियों का, तो उनकी कार्यकुशलता जो थी, जो कार्य करने की सक्षमता थी, जितने अच्छे से वो कार्य कर सकते थे, वो क्या होने लगे? धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। मनसबदार कौन होते हैं? जिनको मनसब प्रोवाइड की जाती है ना, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। मैंने आपको ये, अगर आपने चैप्टर 4 नहीं देखा है, चैप्टर 4 नहीं पढ़ा है, तो आप इसे चैप्टर 4 को पढ़ सकते हैं, तब आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी कि मनसबदार कौन हैं, ये सब कौन है। तो ये मनसबदारों के शक्तिशाली वर्ग माने जो मनसबदार थे, उनके शक्तिशाली ग्रुप जो थे, उनको कंट्रोल कर पाना जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो केंद्रीय सत्ता थी, उसके लिए कठिन हो रहा था, है ना, क्योंकि ये जो थे उत्तराधिकारी थे औरंगज़ेब के, ये बहुत ही कमज़ोर थे। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात माने नोबल्स, ये जो सूबेदार जिनको हमने घोषित कर दिया था नोबल्स को, है ना, अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, राजस्व माने जो जितना भी फाइनेंशियल काम होता है उसको, और प्रशासन माने पॉलिटिकल जितना भी काम होता है,
और इन सबको क्या कहते हैं हम, दीवानी और फौजदारी, इन सबको भी वो संभाल रहे थे। उन दोनों ही कार्यों पर निरंतर लग रहे थे। कौन? सूबेदार। और सूबेदार किसको बनाया जाता था? नोबल्स को, है ना। हमने चैप्टर पढ़ा है ये पूरा, अगर आपने नहीं पढ़ा है मैं फिर से कह रहा हूँ, आप उस चैप्टर को पढ़ें सबसे पहले, तब आपको ये जो है चैप्टर समझ आएगा। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्होंने विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति मिल गई। इससे किनको? सूबेदारों को पॉलिटिकल माने राजनीतिक, इकोनॉमिक माने आर्थिक, और सैन्य माने मिलिट्री पावर का मतलब मिलिट्री पावर उनको मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, माने जैसे जैसे जो सूबेदार जितने भी थे उन्होंने उनको प्रोविंसेस दी जाती थी सूबेदारों को, तो जैसे जैसे उन्होंने अपना जो नियंत्रण था उसको सुदृढ़ माने मजबूत किया, राजधानी में पहुंचने वाला राजस्व की मात्रा भी कम हो गई। अब वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, इसलिए वो उनको जो केंद्रीय सत्ता थी, जो राजधानी थी, उन तक वो जो अपना टैक्स कलेक्ट करके थोड़ा टैक्स उनको देते थे। मैंने आपको बताया था कैसे ये सपोर्ट के लिए, अपने जैसे कोई युद्ध हो तो ये अपने हाथी घोड़े लेकर हमारे साथ लड़ने के लिए आ जाएं, तो वो क्या होता था, वो कम होने लगा धीरे धीरे। जितना भी वो रेवेन्यू देते थे वो कम होने लगा। उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुई जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इस समस्या को और भी गंभीर कर दिया था। उत्तरी और पश्चिम माने एक तो ये जो उत्तर वाला साइड है जहाँ जम्मू कश्मीर है, और पश्चिम वाला साइड है जहाँ राजस्थान है ना। तो वहाँ पर विद्रोह किस किस का हो रहा था? एक तो ज़मींदारों का, दूसरा किसानों का, पीजेंट माने किसान का। उनका विद्रोह जो हो रहा था वो एक गंभीर समस्या का रूप उसने ले लिया था। अब वो विद्रोह कर रहे थे किसके लिए? आज़ादी के लिए, कि भैया हम नहीं तुम्हारे अंडर काम करते, जाओ। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। मतलब ये जो विद्रोह थे कभी कभार किसके लिए किए गए थे? ये करो, तुम हमसे इतना ज़्यादा वसूल कर रहे हो, माने टैक्स इतना ज़्यादा वसूल कर रहे हो, तो इसके विद्रोह कभी कभी ये आंदोलन होते थे। और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ माने मजबूत बनाने के लिए कोशिश थी। माने ये जो सरदार थे जितने भी, वो अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भी आंदोलन करते थे। कैसे इनकी स्थिति मजबूत होगी आंदोलन करने से? क्योंकि जैसे जैसे राज्य सत्ता कमज़ोर होगी, ये अपनी जो ताकत है, अपनी इंडिपेंडेंस जो है, ये क्लेम करते जाएंगे। अतीत में भी विद्रोह समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। इससे पहले भी जो ये विद्रोह समूह थे, ये जो विद्रोह करने वाले समूह थे, ये जो रिबेलिंग ग्रुप्स थे, इन्होंने मुगलों को अतीत में भी चुनौती दी थी, मतलब चैलेंज किया था। परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। मतलब अब ये जो क्षेत्र हैं, ये जो अपने समूह हैं, जो विद्रोही समूह हैं, ये क्या कर रहे हैं? जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, जितने भी ये है ना फाइनेंशियल जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसको ये अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयोग में ला रहे थे। ये उनका कनेक्शन अब ज़्यादा केंद्रीय सत्ता से नहीं था। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता, मतलब राजनीतिक माने पॉलिटिकल और आर्थिक माने फाइनेंशियल, है ना, वो इकोनॉमिकल। तो जिस तरह से फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सत्ता अथॉरिटी प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सरदारों, मतलब प्रांत के सूबेदार किसके होते थे? प्रांत के, और सरदार होते थे प्रांत के अंदर, है ना। तो ये जो प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सरदारों व अन्य समूह, जो भी ये अन्य विद्रोही समूह थे, के हाथों में आ रही थी। जितने भी ये फाइनेंशियल थी, पॉलिटिकल थी, आर्थिक थी, जितने भी वो सत्ता थी, ये
तो ये किसके हाथ में आ रही थी? प्रांतीय तो सूबेदारों के हाथ में आ रही थी, स्थानीय सरदारों के हाथ में आ रही थी, या फिर अन्य समूहों के हाथ में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। ये जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, ये इस बदलाव को रोक नहीं पा रहे थे। ये जो रिबेल्स हो रहे थे और ये सब जितनी भी घटनाएं हो रही थी, इस सबको औरंगजेब के उत्तराधिकारी रोक नहीं पा रहे थे। तो ये जो हमारा टॉपिक है रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इसी टॉपिक को अपना कंटिन्यू रखते हैं, ये बिल्कुल अलग ही बात पे चले जाते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, माने इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच में, क्राइसिस माने संकट के बीच में, ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। अब इन्होंने 1739 पर, ये नादिर शाह थे, ये ईरान के रूलर थे, इन्होंने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन और दौलत ले गया। नादिर शाह आया, दिल्ली में लूटा, कब? 1739 में, और भारी मात्रा में धन और दौलत लूट कर ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफ़गान शासक अहमद शाह, अभी नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफ़गान माने अफ़गानिस्तान, जिसे हम आज के भाषा में कहते हैं, अफ़गानिस्तान से आया हुआ एक शासक जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, के आक्रमण का तांता लगा रहा। अब वो बार बार आके आक्रमण करता रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। वो बार बार भारत आता था, आक्रमण करता था और बहुत सारा धन दौलत लूट के ले जाता था। और उसने 1748 से लेकर 1761 के बीच तक आक्रमणों की ऐसा रेल लगा दी, बार बार आता है, आक्रमण करके चला जाता है। उसने 5 बार आकर आक्रमण किए। अब ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नादिर शाह ने कैसे दिल्ली पर अटैक किया, उसके बारे में एक पूरा एक ऐसा ऑब्जर्वर्स ने अपना एक वो लेख लिखा है, उसके बारे में है ये। इसको भी हम रिच जो ये टॉपिक था हमारा रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स, इसके बाद हम इसको कवर करेंगे। फ़िलहाल अपने टॉपिक पर वापस कंटिन्यू करते हैं। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजात माने नोबल्स जो थे, नोबल्स के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। मतलब साम्राज्य पर सब जगह से दबाव पड़ रहा था, लेकिन ये जो नोबल्स थे, अभिजात थे, जिनको क्या बनाया जा रहा था? सूबेदार बनाया जा रहा था। उन समूहों की पारस्परिक माने कॉम्पिटिटिव, वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, है ना। तो इस वजह से, उनके कंपटीशन की वजह से, प्रतिद्वंद्विता, एक दूसरे को हराने के चक्कर में जो स्थिति थी उसको और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे गए थे। अब ये जो अभिजात थे, ये जो नोबल्स थे, ये 2 ग्रुप्स में बट गए थे। सबसे पहला ईरानी और तुरानी। तुरानी मतलब तुर्क मूल से, और ये तुर्किश डिसेंडेंट हैं। अब तुर्किश डिसेंडेंट मैंने आपको बताया था कि ये जो मुग़ल हैं, ये किस किस के डिसेंडेंट हैं? जो मुग़ल हैं, ये जो अपने फादर साइड से, ये हैं चंगेज़ खान के डिसेंडेंट, और मदर साइड से ये है मदर साइड से हैं ये तुर्किश के डिसेंडेंट। चंगेज़ खान की बेटी थी, उससे किसने इनके फादर कौन थे? तैमूर। तो तैमूर थे ईरान के रूलर, है ना। तो ईरान ये फादर साइड से थे, तुर्किश ये मदर साइड से थे, क्योंकि जो इनकी मदर थी वो क्या थे? मुग़लों की चंगेज़ खान की डिसेंडेंट थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको मुग़ल कहलाना पसंद नहीं था, इनको ये तैमूर का डिसेंडेंट कहलाना बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ये जो ग्रुप्स थे, ये जो अभिजात थे, जो नोबल्स थे, ये 2 ग्रुप्स में बट गए। काफ़ी समय तक
परवर्ती मुगल माने लेटर मुगल्स बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बन रहे थे। ये जो लेटर मुगल्स थे ये क्या हो रहे थे, नोबल्स के हाथों की कठपुतली बन रहे थे। क्यों? क्योंकि अब भैया राज्य तो आधे से ज़्यादा ये नोबल्स ही चला रहे हैं, तो इनकी बात माननी पड़ती थी इनको, जो राजा थे। तो ये इनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। मतलब द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन अमंग come when two Mughal emperor Farrukhsiyar and Alamgir were assassinated and two other Ahmad Shah and Shah Alam II were blinded by their nobles। मतलब इसमें से सबसे अपमानजनक स्थिति तब पैदा हुई जब दो मुग़ल बादशाह फर्रुखसियार और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और अन्य दो बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय की उनके अभिजात उनके नोबल्स ने उन्हें अंधा कर दिया। देखो मतलब नोबल्स का इतना बड़ा रोल था कि वो जो एम्परर था उनको मार डालते थे, उनको अंधा कर देते थे। कौन? ये नोबल। अब ये दो नोबल्स कौन से थे? एक फर्रुखसियार और आलमगीर, जिनको मार दिया गया, और शाह आलम और अहमद शाह, इन दोनों को अंधा कर दिया गया। तो ये क्राइसिस इतना बुरा हो रहा था, इतनी तेज़ी से जो था मुग़ल एम्पायर नीचे से गिर रहा था कि बस पूछो मत। और ये जो लेटर मुगल्स थे ये इसको संभाल नहीं पा रहे थे। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इससे अगली वीडियो में हम रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स टॉपिक को पूरा डिटेल में समझेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हाँ हम फिर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।